नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। प्रीवियस में हम 7 सेट कर चुके हैं। दोस्तों, ये आपका अब सेट नंबर 8 है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप डेली क्लास लेते होंगे और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, जिससे कि आपका स्कोर और भी इम्प्रूव हो गया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है, तो दोस्तों आपकी हिंदी के सिलेबस को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है भर्ती बोर्ड ने। जिसमें कि आपका पहला हो गया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा आपका पूरा हिंदी हिंदी व्याकरण हो गया। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण को आप अच्छे से मजबूत कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके मतलब जो नंबर रहेंगे वो स्कोरिंग रहेंगे। यानी कि आप यहाँ पर अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है दोस्तों, वहाँ से आपकी गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। तो और दोस्तों, ये तो आपका दूसरा पार्ट हो गया। एंड जो तीसरा आपका अपठित बोध हो गया, यानी कि यहाँ से आपके पास 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपने इस सेट में भी मतलब कर रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट में क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि योगदान में कौन सा समास है। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन समास से है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका योगदान होता है वो दोस्तों मूल 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, उनको देख लेते हैं। एक तो आपका योग हो गया, योग प्लस दान। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके 2 शब्द हो गए। योग भी आपका मूल शब्द हो गया और दान भी आपका मूल शब्द हो गया। जिसमें कि आपका जो योग शब्द है इसको पूर्व पद बोलेंगे, पूर्व पद। एंड जो आपका दान शब्द है इसको गौड़ पद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें आपका कौन सा समास है। तो दोस्तों, जहाँ भी आपका जो भी आपके कारक चिन्ह आपको देखने को मिले, जैसे कि आपका योग प्लस दान। योग प्लस दान में आपका हो गया कि योग का दान करने वाला, यानी कि आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो योग का दान करने वाला। दोस्तों, आपका जो का वर्ड आ रहा है ना, ये आपका कारक चिन्ह आ रहा है। दोस्तों, जहाँ भी आपको का में पर या फिर जहाँ भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिले, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, अगर हम उच्छ्वास का संधि विच्छेद करें, तो दोस्तों आपका उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा जा करके। तो दोस्तों, आपका जो उच्छ्वास का संधि विच्छेद बनेगा वो दोस्तों आपका बनेगा उत प्लस श्वास। तो दोस्तों, ये बहुत ही कन्फ्यूजेबल आपका संधि विच्छेद रहता है। दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें गलत ही करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको ध्यान नहीं रहता है कि बाद में श्वास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत प्लस श्वास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, इसमें आपको कभी कभी व्यंजन संधि भी मतलब संधि भी पूछी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका परिवर्तन आ रहा है वो दोस्तों व्यंजनों में आ रहा है, यानी कि उत प्लस श्वास। तो दोस्तों, ये आपकी व्यंजन संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो हर समय अपना मतलब की ही बात करें दोस्तों, वहाँ पर आपका स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें परमार्थी की, दोस्तों परमार्थी को मतलब परमार्थी व्यक्ति उसको बोलेंगे जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, उसको परमार्थी बोलते हैं। और दोस्तों, जो मतलबी बोलता है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, मतलबी बोलते हैं जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो। ठीक है दोस्तों। और जो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी कि अब हम स्वार्थी के बारे में भी जान लेते हैं। जो स्वार्थी आपका होता है जो खुद रथ चलाता हो, उसको स्वार्थी बोलते हैं। मतलब दोस्तों, इसमें आपका एक तो स्वार्थ हो गया, ये तो आपका स्वार्थी हो गया। एक ये आपका स्वार्थी हो गया, यानी जो खुद अपना रथ चलाने वाला उसको स्वार्थी बोलते हैं। और दोस्तों, जो अपना ही स्वार्थ चाहता है उसको स्वार्थी बोलते हैं। ये दोनों आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड है, इनको ध्यान रखना। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बहिर्मुखी शब्द की, तो दोस्तों बहिर्मुखी में आपका बहिर हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों बहिर प्लस मुखी निकल के आएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो दोस्तों, आपका जो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। दोस्तों, इसमें आप मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें कि आपका मतलब आगे का वाक्य, जब आगे का पार्ट अगर आप उसको हटा देंगे दोस्तों, आपका वाक्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों वो जो वाक्य बनाया गया है वो पार्टिकुलरली मिक्स करके बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि वह परिश्रमी ही नहीं, अगर हम बीच में इसको वाक्य को ब्रेक कर दें तो दोस्तों आपका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है वाक्य से।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। दोस्तों ये किसकी उक्ति है दोस्तों, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों ये जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी की युक्ति है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। दोस्तों आपको मर्यादा के बारे में बताना है, किस युग की पत्रिका थी। तो दोस्तों आपका जो मर्यादा पत्रिका थी वो दोस्तों द्विवेदी युग की पत्रिका थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले अज्ञेय जी की, तो दोस्तों ये जो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, तो दोस्तों इन चारों में से बताना है कि कौन सी पंक्ति किस रचना की है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपकी भक्ति ही जाने नहीं कुछ भेदा। दोस्तों ये आपका राइट आंसर इसमें आपका तुलसीदास जी हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें हम राज्य के लिए मरते हैं, दोस्तों ये किन की पंक्ति है। दोस्तों ये पंक्ति है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की। एंड जो ये उपमान मेले हो गए हैं, तो दोस्तों ये आपकी अज्ञेय जी की है। और दोस्तों लास्ट में जो बचेगा बतरस लालच लाल की, दोस्तों ये आपका बिहारी जी की पंक्ति है। दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ए आ रहा है आपका 4 पर एंड बी आ रहा है 3 पर। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन मैच कराइए, ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विलोम शब्द, मतलब निम्न शब्दों के विलोम शब्द चुने हैं। दोस्तों आपका जो विलोम शब्द होगा कृतज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द आपका कृतधन्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, संकीर्ण का आपको विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विकीर्ण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। दोस्तों आपको इनके पर्यायवाची बताने हैं। तो सबसे पहले आपका मृगधर दिया गया है। तो दोस्तों मृगधर का जो आपका पर्यायवाची बनेगा वो आपका चंद्रमा हो जाएगा। और दोस्तों मृगधर के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आपका शशि हो गया, सुधांशु हो गया, राकेश हो गया, ये भी आपके चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, पराग का। तो दोस्तों अगर हम बात करें पराग की, तो दोस्तों इसमें आपका सुगंध हो गया, खुशबू, महक और सुवास या फिर सुरभि, ये सभी आपके सुगंध के ही पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो दोस्तों गयंद के लिए आप कौन सा अर्थ यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें गयंद की, दोस्तों गयंद का अर्थ होता है व्यंजक या फिर बड़ा हाथी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ा हाथी। और दोस्तों बात करें मूढ़ चेता, दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूढ़ चेता को आपको बताना है कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों मूढ़ चेता के लिए आपका मूर्ख होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक यानी कि प्रायोगिक जो आपका वर्ड है, इसका आपको मीनिंग बताना है, ये किसके लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों प्रायोगिक होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। दोस्तों पंक्ति में अलंकार है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, दोस्तों इसमें जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उपमा अलंकार में आपका होता है क्या, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उपमा अलंकार की एक भी और भी पहचान है, जहाँ भी आपको सा, सी या फिर जहाँ भी आपके तुलनात्मक वर्ड आपको देखने को मिले तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक तरफ पापी मनुष्य है तो दूसरी तरफ पवित्र राम का नाम। दोस्तों जहाँ भी आपको मतलब विलोमार्थक शब्द देखने को मिले वहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो शांत रस का स्थायी भाव होता है वो आपका निर्वेद होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों ये कुछ वाक्य दिए गए हैं 19 से लेकर 22 तक, आपको ये टोटल आंसर देने हैं। दोस्तों इनमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। टोटल एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर मिलान करना है ऑप्शन से। दोस्तों ये वाक्य आपका स्टार्ट होगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा। दोस्तों बीच में ये आपके वाक्य दिए गए, इनको आपको मिलाना है। एंड देन आपका जो लास्ट में आना चाहिए वो निपुण किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से इसको मिलाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन उठाएं सी वाला, तो दोस्तों इसमें आपका होगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा। सी में आप आ जाएगी, मतलब कुल मिलाकर आत्मरक्षा। और उसके बाद आपका आएगा आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग। उसके बाद यह आएगा यानी कि महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तकनीकों में निपुण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके अलावा कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका वाक्य बनेगा वो अर्थपूर्ण नहीं बन पाएगा अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब चेचक के समांतर। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें आपके ऑप्शन नंबर बी की, तो दोस्तों इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे तो दोस्तों जो आपका वाक्य बनेगा अर्थपूर्ण। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि एक मतलब तब चेचक के समांतर, उसके बाद आपको सारे के सारे ऑप्शन मैच कराने हैं। दोस्तों चेचक के समांतर के बाद आपका आएगा या वाला, यानी कि एक और बीमारी आई थी, यानी कि बीमारी थी गौशीतला। एंड देन उसके बाद आपका आएगा वाह वाला, यानी कि प्रायः यह रोग गायों के थनों में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। दोस्तों इसमें भी आपको अर्थपूर्ण एक वाक्य बनाना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब करंट में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं दोस्तों, उसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप ये मत बोलना कि कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए। दोस्तों आपका जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर है वो दोस्तों कुछ अलग ही मिलेगा उसमें, क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई में भी इस तरह के क्वेश्चन एक दो देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी लॉस हो परीक्षा में, इस वजह से इन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, इनमें आपका समय कम लगने लगेगा आगे फिर। तो दोस्तों अब हम इसको मैच कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाक्य बनेगा। दोस्तों अगर हम इसको मैच कराएंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको पढ़ेंगे तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए दोस्तों आपको अर्थपूर्ण इसमें भी वाक्य बनाने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका बनेगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों मैं आपको वाक्य बता देता हूँ पूरा। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों 23 से लेकर 27 तक आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इन्हीं में से आपको जो है आंसर छाट के लिखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो दोस्तों जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे उसके बाद आपको शीर्षक देखने को मिलेगा इसमें। तो क्योंकि दोस्तों मैंने इसको पढ़ रखा है पहले से, तो दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक बनेगा वो भीड़ में कभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीड़ से मुक्ति का उपाय है। तो दोस्तों इसमें जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा कि जो भीड़ से मुक्ति का उपाय है वो दोस्तों भीड़ में अपनी शक्ल देखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीड़ किनके लिए रुकावट है। तो दोस्तों भीड़ जो होती है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपको इसमें आंसर कुछ दिख रहे होंगे दोस्तों, कुछ आंसर इसमें व्यवहारिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो आपको आंसर देने हैं वो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देने देने हैं। हो सकता है कि आपके डेली लाइफ में ये चीज़ ना होती हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पैराग्राफ को ध्यान में रखना होता है, इसी वजह से आपके जो आंसर होते हैं वो थोड़े से अटपटे से लगते हैं आपको। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो दोस्तों भीड़ का इस्तेमाल करते हैं सत्ताधारी लोग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न 4 विकल्पों में से 3 त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण रहित वाक्य छांटकर उससे चिन्हित करें। दोस्तों इसमें आपके टोटल 4 वाक्यों में से को मतलब 3 आपके गलत होंगे, लेकिन आपका एक वाक्य सही होगा। जो वाक्य सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 28 नंबर में ऑप्शन नंबर ए पढ़िए कि गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। दोस्तों होगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो राइट आंसर मतलब ये तो आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों बी पढ़िए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका राइट विकल्प है। एंड गीतों की पुस्तक ये भी गलत हो जाएगा। एक गीत की पुस्तक ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैं सारी रात भर जागता रहा। दोस्तों ये जो मैं रात भर जागता रहा ये तो सही है, लेकिन सारी रात भर दोस्तों बार बार मतलब 2 बार किसी भी चीज़ को यूज नहीं करते तो सकते, तो इसमें आपका ये भी गलत हो जाएगा विकल्प। दोस्तों बी ऑप्शन देखिए, मैं पूरी रात भर जागता रहा। दोस्तों या तो इसमें रात भर लगाइए या फिर पूरी रात लगाइए, जो मतलब 2 चीज़ें यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। दोस्तों ये भी आपका गलत मतलब जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना, तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय का यूज किया गया है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, तो ये दोस्तों आपका राइट विकल्प है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस काम में आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम में आसानी सहित कर सकता हूँ, यानी कि मैं तो इसमें आपका गलत हो गया, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गांधी जी का अर्थशास्त्र था वो धर्म और किस पर आधारित था। तो दोस्तों गांधी जी का जो था धर्म और न्याय पर आधारित था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो दोस्तों ये आप बताना है कि खाली स्थान में आपको क्या भरने से आपका वाक्य अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपकी धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को एक साथ लेकर ना चलना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, क्योंकि दोस्तों एक राष्ट्र में काफ़ी सारे धर्म रह सकते हैं, तो दोस्तों किसी भी एक धर्म को लेकर के चलोगे दोस्तों वहाँ पर आपका राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खालिस्तान के रूप में जागृत करता है। तो दोस्तों ये आपका अगर हम बात करें लोकतंत्र राष्ट्रीय जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास के लिए आर्थिक खालिस्तान आवश्यक होती है। तो दोस्तों अगर विकास के लिए जो आपका होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है विकास के लिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा कोई भी प्राणी तब तक उसका आर्थिक विकास संभव नहीं है। दोस्तों बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके पार्श्विक व्यंजन की, तो दोस्तों आपके जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं वो दोस्तों होता है ला, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें आपकी या और वा की, दोस्तों ये भी आपके मतलब आजकल काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। या और वा को बोलते हैं अर्ध स्वर, ये आपको ध्यान रखना है, अर्ध स्वर।
अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों जो आपका उन्मेष होता है वो आपका तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? दोस्तों अगर आपने जो है खड़ी बोली सुनी हो दोस्तों, उसमें हर परसर्ग में वो लोग ने लगा देते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब जो ने उपसर्ग है वो दोस्तों ज़्यादातर खड़ी बोली में ही लगाया जाता है। जैसे कि आपका मैंने हो गया, तुमने हो गया, तूने हो गया, तुन्ने हो गया। दोस्तों ये जो कुछ खड़ी बोली के वर्ड हैं दोस्तों, ये आपके ने उपसर्ग को लगाने से बनते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो दोस्तों जो हिंदी भाषा का नाम सुझाने का श्रेय जाता है वो दोस्तों जाता है आपका राजा राम मोहन राय जी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव जो महान हैं यह किस समास का उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है देव जो महान है, दोस्तों ये आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था कर्मधारय समास का, जहाँ भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिले हैं वहाँ पर आपका दोस्तों जहाँ भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिले वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर देव जो महान है यानी कि महान देव या फिर महादेव, दोस्तों जहाँ भी आपको जो वर्ड देखने को मिल जाए वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन। 40 में से कितने आपके सही हुए ये बताना कमेंट में। और दोस्तों डेली का आप अगर आप क्लास ले रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी हिंदी अब सही हो गई होगी। दोस्तों आपके जब तक 35 प्लस ना आए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें स्कोर कर लेंगे दोस्तों आप मेरिट में बहुत आगे आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।